समन्वय देखने को कहां पर मिलता है? आपके विकल्प है ताजमहल, पंचमहल, लाल किला और शेर शाह के मकबरा। आपके पास 5 सेकंड होगा हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए और अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, जहां पर आपको बताना है कि हिंदू और ईरानी मतलब कि दोनों का वास्तुकला का दोनों जब एक ही जगह मिलके बात की जाए तो ये मिलता है शेर शाह के मकबरा में। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में। सासाराम मतलब कि आज का बिहार। अगला क्वेश्चन है कि पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है वह कौन सा है? यहाँ पे आपके विकल्प है कि बूंदी शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, द्रविड़ शैली। तो अगर हम बात करें पशु पक्षियों के चित्र की तो ये आप देखेंगे कि लगभग हर एक शैली में इनका फोटो मिलता है आपको, लेकिन यहाँ पे कहा गया है विशेष स्थान, तो ये है बूंदी शैली में। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? साम्य मतलब कि एक जैसा। ऑप्शन है अहिंसा, व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है, सत्य बोलना। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन था संसार दुखपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि अगर आपका जन्म हुआ है तो दुख तो होगा ही, अब ये आपको निर्णय लेना होगा कि आप कितना दुख चाहते हैं। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। आपके विकल्प है आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में और मात्र शक्ति में। आपको बताना है कि किसमें। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा मात्र शक्ति के बारे में। उस समय जो समाज होता था मात्र सत्तात्मक होता था, मतलब कि मालिक के तौर पे माता ही होती थी। और बाद में जब वैदिक काल आता है लगभग 600 ईस्वी में, जब 600 ईस्वी में जब वैदिक काल की शुरुआत होती है भारत में, तो वहां से पितृ सत्तात्मक देखने को मिलता है जो कि आज तक कंटिन्यू है। अगला है चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए, राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए और लंका से व्यापार के लिए। तो चोल युग को जाना जाता है ग्रामीण सभाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी है? बात की गई है वैदिक युग में, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पे वैदिक युग में पितृ सत्तात्मक प्रणाली चलने लगी और यहाँ से ही एक नया नाम आया गणतंत्र का। गणतंत्र का। अगला है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास। भागवत गीता, इससे आप आसानी से बता सकते हैं। जहां भागवत की बात आ जाए यानी कि आपका सही उत्तर होगा भगवान श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है? बाकीदास, सूर्यमल मिश्र, कबीरदास, श्यामल दास, विठल दास। तो यह है सूर्यमल मिश्र। अगला है कि पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? यह क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और अगर आप यूपी से हैं तो यूपी SSSC में यह बहुत बार पूछा गया है। एक बार यूपी टेट में भी पूछा गया था। तो यह है चंद्र बरदाई। अगला है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है उसका क्या नाम है? शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत सेकरन, हैदर शाह, जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यहाँ पर 5 सेकंड में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है और आप काउंट करते रहिए कि आपने कितने क्वेश्चनों का उत्तर गलत दिया। बाद में आप माइनस करके बता सकते हैं कि कितना आपने सही किया। संथाल निवासी हैं। विकल्प है मध्य भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और या फिर पूर्वी भारत। तो मध्य भारत के हैं संथाल निवासी। अगला है कि रोम का प्रथम शासक कौन था? न्यूमिटोर, रीमस, रोम्यूलस, हैमिलर वर्का। तो ये था न्यूमिटोर। अगला है चीन का वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? जैसे कि अगर आप बात करें कागज की कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ, तो ये मिलता है चीन का नाम। लेकिन चीन में वास्तविक कागज का जो श्रेय है किसको दिया जाता है? किस व्यक्ति को? तो यह है साई लुन। अगला है शशांक को किस शासक ने पराजित किया? पराजित किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? जोरावर सिंह बारहट, गोकुलदास असावा, एस्टर आदिएंद्र, विजय प्रतीक।
अगर हम बात करें वीर भारत समाज की तो ये है विजय प्रतीक। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ये कराया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया। आप एक इसी तरह की रचना का नाम कमेंट करके बताइए जो अकबर ने बनवाया हो। अकबर के किसी एक रचना का नाम कमेंट करके बताइए। अगर हम बात करें अकबर की तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, यानी कि ये इस तरह चलेगा, बाबर, उसके बाद से हुमायूं, उसके बाद से अकबर, उसके बाद से जहांगीर। तो इन 4 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहांगीर के बाद आप शाहजहां को ले सकते हैं। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1526 से 30 इसकी मृत्यु हो गई। 1530 से 40 शेरशाह सूरी के द्वारा हार गया, इंडिया से बाहर चला गया। फिर आया 1555 में, 1 साल रहा 1556 तक। 1556 से 1605 तक। जहांगीर की बात करें तो 1605 से 1627 तक। तो ये इनके बारे में जानिए। मुगल वंश के बारे में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो एक जगह विद्रोह प्रदर्शन हो रहा था बारडोली में, और वहां पे जो महिलाएं थी उनका साथ दिया वल्लभ भाई पटेल ने। तो वहीं की महिलाओं ने इनको पहली बार सरदार कहा, तब से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। अगला है प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एकदम आसान क्वेश्चन हो गया क्योंकि अभी हमने आपको बताया है, यह है सरदार पटेल। चलिए कमेंट करके बताइए। इनकी एक मूर्ति लगी है गुजरात में, उसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना है। करंट की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, उसका नाम क्या था? साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस प्रथम और सहार्थ। तो ये था साइरस। अगला क्वेश्चन कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। अभी हमने इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा था कि अकबर के द्वारा बनाई गई किसी भी इमारत का नाम बताइए। कहाँ पे अधिकतम इमारत इसने बनवाया है? आगरा में? बिल्कुल नहीं, ये शाहजहां के द्वारा आगरा में बनाया गया। लाहौर में भी नहीं, इलाहाबाद में भी नहीं, ये बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में। आपने बुलंद दरवाजा का नाम सुना होगा। अगला है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? ऑप्शन है बरकतुल्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? दरअसल ये भारत आया था पहली बार। ये मुगल वंश का एक तरह से आप इसे भारत में स्थापक कर सकते हैं, मतलब किसी ने शुरुआत की, लेकिन इसे मरने के बाद इसका मकबरा भारत से बाहर बनाया गया काबुल में, और यह है बाबर। 1526 से लेकर के 1530 तक। ये सन याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकते हैं? होता क्या है कि जब कैबिनेट किसी भी विधेयक को अप्रूवल करके दे, या फिर लोकसभा और राज्यसभा कोई भी अप्रूवल ले, तो प्रेसिडेंट उसे केवल 14 दिन रख सकते हैं। 14 दिन के अंदर कई चीजें हो सकती हैं, या तो 14 दिन के अंदर वो उसे वापस कर दें, मतलब कि अगर कैबिनेट है तो कैबिनेट को भेज दें, या फिर लोकसभा राज्यसभा से पास करके गया है तो इसको रिटर्न कर दें। होगा क्या कि अगर इसमें कोई रिटर्न करना चाहते हैं तो करके फिर से राष्ट्रपति को भेजेंगे, और उन्हें 14 दिन के अंदर ऊपर साइन करना उस पर जरूरी होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो ये है 5 साल। अब चलिए बताइए राज्यसभा की अवधि कितनी है? राज्यसभा की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा की अवधि कोई नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये पूछे कि राज्यसभा के मेंबर का टाइम पीरियड कितना होता है एक सदस्य का, तो ये होता है 6 साल। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में मिनिमम उम्र सीमा है 25 साल, लेकिन अगर राज्यसभा में आप देखेंगे तो ये हो जाता है 30 साल। चलिए कमेंट करके बताइए कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति, दोनों के लिए एक ही है, या फिर उपराष्ट्रपति, तीनों के लिए एक ही है? कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि लोकसभा में तो एक स्पीकर होता है, राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, हमने ये उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? अमेरिका से। अगला है कि प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिवृत्त हो जाते हैं?
मतलब रिटायर हो जाते हैं, उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो ये है 1/3। मतलब कि यहाँ पे राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं और मिनिमम उम्र सीमा है 30 साल। यहाँ पे ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति की टाइम पीरियड देखें तो ये 6 साल का होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल आसान है। तो ये है 3/2। मतलब कैसे 3, ऐसे 2। चलिए क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय गीत इसको कितने सेकंड में गाते हैं। पहले ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय गीत को कितने सेकंड में गाया जाता है। कोई आपका उत्तर गलत ना हो, इसलिए इसे जरूर ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय गीत को कितने टाइम पीरियड में गाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है। तो यह है अंगल भारतीय। अंगल भारतीय क्या मतलब होता है, देखिए जब बात करें अगर हम 1950 की, तो जब यहाँ से अंग्रेज चले गए तो फिर भी कुछ ऐसे अंग्रेज व्यक्ति थे जो कि यहाँ पे रहना उनको पसंद था। वो लोग यहाँ पे रुक गए और उनकी संख्या कुछ ही बची है भारत में। तो अब क्या होगा कि जब उनकी संख्या बिल्कुल कम है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें से कोई व्यक्ति जीत कर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों के मन में एक तरह से उनके प्रति नफरत है, कोई उनको मत देगा नहीं। तो उस कंडीशन में वो जितने भी लोग बचे हैं उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में 2 लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा नामित किया जा सकता है। अगला है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के तहत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये रहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति इनको रखता है, इनको हटा सकता है समय से पहले भी बिना किसी कारण के। कोई कारण नहीं रहेगा फिर भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है, और ये अधिकार है केवल और केवल राष्ट्रपति को। अगला है कि भारत में योजना अवधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश हुआ है। देखिए योजना अवधि क्या है, तो पंचवर्षीय योजना की बात की गई है। पंचवर्षीय योजना जो कि 5 साल के लिए बनाई जाती थी, पहले 51 से 55, फिर 55 से 60, फिर इस तरह बनाई गई। लेकिन इसमें 3 बार गैप हो गया, और गैप होने के कई कारण थे। एक बार सूखा पड़ा, एक बार युद्ध हुआ, और एक बार सरकार बदल गई थी। बीच में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। अगर आप 1977 को देखें तो उस समय योजना अवकाश हुआ था। ये हुआ था 3 बार। अगला है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अभी हमने इसके बारे में आपको बताया है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं पूछा है। अगर राज्यसभा का पूछा होता तो ये नहीं होता है, कोई इसका टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो 6 साल का। अगला है कि मंत्रिमंडल सचिवालय पर नियंत्रण कौन करता है। ये किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्तियां निहित होती है किस पर। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्लियर होना जरूरी है। अगर केवल पावर की बात करें तो अधिकतर पावर तो राष्ट्रपति के पास ही है, क्योंकि भले ही सब कुछ प्रधानमंत्री कर सकते हैं लेकिन वो नाम से होता है राष्ट्रपति के ही। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के। लेकिन अगर इस मतलब रियल पावर की बात करें तो ये होगा कैबिनेट में। रियल पावर, वास्तविक शक्तियां, तो वास्तविक शक्तियां कैबिनेट में होती हैं, लेकिन जो भी काम होता है सब राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। अगला है कि भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा इसका अपवाद है। देखिए होता क्या है कि कम से कम 60 और अधिकतम 500 मेंबर हो सकते हैं विधानसभा में, ये कहा गया है संविधान में। लेकिन कुछ राज्य इतने छोटे हैं कि वहां पे 60 मेंबर बनाना आसान नहीं है। अगर आप 60 मेंबर बनाएंगे वहां खर्च बढ़ेगा, जो कि फिजूल खर्ची में होगा। इसलिए कुछ राज्य हैं जो कि 2-3 जिनका नंबर है, इनकी संख्या कम है। इसमें से एक है सिक्किम। अगला है कि समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे का स्तर कितना होगा। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहें। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट देना या फिर इसका पीडीएफ तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये होता है कितना, 76 सेंटीमीटर। अगला है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ज्यादा पूछा होता तो मानिसराम आपका सही उत्तर होता, लेकिन सबसे कम होती है लेह में, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर।
अगला है कि भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी कौन था। यूरोपीय पूछा गया है, वो भी आक्रमणकारी होना चाहिए, तो ये था सिकंदर। अगला है 38 नंबर की अराफात का अर्थ क्या है। अराफात किसका नाम है? देश का, नदी का, शहर का, जनजाति का? देश तो कोई है नहीं, शहर भी नहीं है, ये है एक नदी का नाम। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। कितनी लंबाई है? तो 2500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है लगभग 6600 किलोमीटर। अगला है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है। आ गया क्वेश्चन, तो ये होता है मानिसरा में। सबसे कम लेह में। अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है। ये एक तरह से उपनाम वाले क्वेश्चन है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को, मेघालय को। अगला है हांगे काल झरना किस नदी पर स्थित है। हांगेन काल, तो यह है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है। ऑप्शन है बेंगलुरु, मैसूर, हुबली या फिर चेन्नई। यह है बेंगलुरु, बेंगलुरु। अगला है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, आप खुद कमेंट करके बताइएगा, उतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला है कि कर्नाटक में स्थित बहु परियोजना नदी घाटी का नाम बताइए। मतलब कि ये इसमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो यह है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। अगला है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पे, नीलगिरी पहाड़ी पे। अगला है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यह है बुध, जो कि केवल 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है बताइए कमेंट करके। शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। अगला है कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। रिएक्टर स्केल की हम बात करते हैं तो इस पे क्या मापते हैं। जो लोग अभी तक इसको लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। रिएक्टर स्केल से मापते हैं भूकंप। अगला है कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री भी हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। ये आजादी से पहले की बात है और ये हुआ था 1938 में। अगला क्वेश्चन कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग, जिसको 1 जनवरी 2015 से बदल करके नीति आयोग कहा जाता है, तो इसका गठन किया गया था मार्च 1950 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था इनमें से कब हुआ था ये आपको बताना है। हर एक क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 सेकंड देंगे, तो आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। ये हुआ था सन 1929 में। देखिए, अगर आप इतिहास की दृष्टि से देखेंगे जो भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं, तो उसमें से जो कांग्रेस का 1906, 1920, 1924, 1929 ये जो सेशन है बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सेशन हर साल होता था, जब से कांग्रेस बनी 1885 से, तब से ये सेशन होते रह गया जब तक भारत आजाद नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर भी जो इतने सेशन है ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1906 की बात करें तो यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था तुरंत का, 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था। यहाँ पे असहयोग आंदोलन शुरू किया गया जिसमें चौरी चौरा कांड हुआ। 1924 इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो महात्मा गांधी थे एक बार इसके चेयरमैन चुने गए थे, केवल एक बार। कहाँ पर? तो बेलगांव में। तो ये भी पूछा गया है कि कहाँ पर अध्यक्ष चुने गए, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है 1929। ये तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 1929 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज यानी कि उस समय इसको अपना राज कहा जाता था। यहाँ पे जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ये भी पूछा जाता है कि जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, और उस समय जो घोषणाएं की गई, जो मांग की गई सरकार से, अंग्रेजी सरकार से, वो भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो मांग ये थी कि आगे मतलब कि अगले साल से वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, जो कि 1929 और 31 में हुआ, 3 हुआ। तो यहाँ पे ये कहा गया कि सबसे पहले हम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे, पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया, और इसके अलावा उन्होंने करों का भुगतान नहीं करने का वादा किया। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो भी कांग्रेस के सदस्य होंगे हम किसी भी अंग्रेजी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। और यहीं पे ये कहा गया कि अगले साल 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को जाकर के पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए। तो ये 26 जनवरी यहीं से लिया गया है, जिसका बहुत गहरा संबंध है 1929 से। अगला है कि बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ। जैसे बंगाल विभाजन कर दिया गया था 1905 में, किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कर्जन का ये मानना था कि बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। पूछा जाता है कि बांटो और राज करो की टैगलाइन किसकी थी, तो ये था लॉर्ड कर्जन का। लेकिन जब इसका विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन इसी के विरोध में चलाया गया था, तो जब इसका विरोध हुआ तो इसे एकीकरण मतलब कि समाप्त कर दिया गया 1912 में। और 1912 से पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी, जिसको अब बदल के कर दिया गया न्यू दिल्ली। अगला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसका था। आपके सामने 4 विकल्प हैं, जितना जल्दी हो सके आप अपना उत्तर कमेंट करके दीजिए ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ें। ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो जब भी आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, मध्यकालीन इतिहास जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे, इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है, मोहम्मद बिन कासिम से, और ये था सन 712 ईस्वी। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन बनता है मध्यकालीन इतिहास से। अगला है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ। यह हुआ था 78 एडी में, और कनिष्क जो है उसने बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध काउंसिल को करवाया था कुंडलवन में, यानी कि कश्मीर में। तो अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। मतलब कि जो भी उस समय के राजा हुआ करते थे उनके दरबार में एक एक इतिहासकार हुआ करते थे, एक या फिर 2। तो इसमें से आपको बताना है कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन रहता था। ये था उत्बी, उल्बी या उत्बी, कहीं कहीं आपको ये मिलता है। अगला है कि सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वैधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई। आपके ऑप्शन है जयपुर, उज्जैन, अयोध्या और दिल्ली। यह है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी। जैसे जो राजा थे अलग अलग इनका सिस्टम था अपना मंत्रिमंडल का, तो एक राजा का जो सिस्टम था ये था अष्ट प्रधान। उसमें 8 लोग होते थे जो कि एक कैबिनेट की तरह काम करता था। तो ये किसके टाइम पीरियड पे था ये आपको बताना है। शिवाजी कृष्णदेव राय, पेशवा बालाजी, बाजीराव और अकबर। ये था शिवाजी के टाइम पीरियड पे। अगला है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। आपके ऑप्शन है वातापी, श्रीवस्ती, कांचीपुरम, कन्नौज। ये थी इनकी राजधानी वातापी। आगे बढ़े तो अगला है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। अभी आपने देखा चालुक्य के बारे में राजधानी पूछा गया था जो था वातापी। इसमें से आपको बताना है कि कौन है जो कि चालुक्य वंश का है। विक्रमादित्य नहीं है, मंगलेश नहीं है, ये था पुलकेशिन द्वितीय। अगला है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया। बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है सांची का स्तूप। इसमें से अगर आपको ये पता हो कि बौद्ध धर्म का एक समर्थक कौन है, हालांकि इसमें से 2 लोग हैं जो बौद्ध धर्म के समर्थक हैं, लेकिन सांची का स्तूप बनवाया गया था अशोक के द्वारा। अशोक किस वंश से है, क्या आप बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। अशोक किस वंश से है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला है कि होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया।
देखिए, होम रूल लीग आंदोलन 1916-17 के आसपास चालू हुआ और इसमें जो गरम दल नरम दल अलग अलग हो चुका था, मुस्लिम लीग भी, उसको एक करने का काम किया और ये शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। एक यूरोपियन थे जो कि रिटायर अधिकारी का था, तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या था। यह 1885 में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का A.O. ह्यूम के द्वारा। अगला है कि दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते हैं। आपके विकल्प है पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो इनको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो ये नारा किसके द्वारा दिया गया। तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, मतलब उनको हिंसा पसंद नहीं थी, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे करो या फिर मरो तो इसमें हिंसा दिखता है। फिर भी ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ। तो पहला विभाजन हुआ बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पे था तो उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट गई, जिसमें से पहला था नरम दल और दूसरा था गरम दल। ये हुआ था सूरत में, जो कि कई बार पूछा गया है कि कहाँ पे बंटवारा हुआ। सूरत में हुआ 1907 में। फिर ये लोग कहाँ मिले तो 1916 में मिले, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक गुलाम वंश का पहला शासक है, जो कि राज किया था 1206 से लेकर के 1210 तक। तो ये इसकी राजधानी थी लाहौर। इसके बाद कौन आता है तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1210 से लेकर के, हालांकि बीच में एक शासक आया था लेकिन वो 2-3 महीने ही रहा, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये रहा इल्तुतमिश 1236 तक। इक्तेदारी सिस्टम, इसके लिए कई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद रही रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240 तक। इसके बाद कई लोग 1-2 साल तक रहे और बाद में इसी में बलबंद भी था। अगला है कि जय हिंद किसका नारा था। जय हिंद ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान और समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और कारण यह है क्योंकि कहा जाता है कि समुद्रगुप्त एक महान शासक था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के जो घोड़े थे तीनों समुद्रों के पानी पिए थे। तीनों कहने का क्या मतलब है कि जो इधर समुद्र है, ये इसके पहले जो राजा हुआ करते थे उनका जो एरिया था केवल दिल्ली तक ही सीमित था, लेकिन जब समुद्रगुप्त आया तो इसने अपना एरिया बढ़ाया। अगला है कि यदि किसी कारणवश प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद खाली रहता है तो प्रेसिडेंट के कार्यों को कौन संपादित करता है। तो ये किया जाता है CGI के द्वारा। CGI मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये किया जाता है। और अगर बाय द वे अगर CGI भी कोई ना हो तब क्या होगा, तो जो भी वरिष्ठ जज होगा वो इनके जगह पे बैठेगा। हालांकि अगर इस तरह की कंडीशन आती है और राष्ट्रपति का अपना पद छोड़ देते हैं या फिर उनकी मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में जो CGI हैं अगले 6 महीने तक काम कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट चुन करके आएगा वो वहीं से 5 साल के लिए रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 2012 में चुनाव हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट 2014 में रिजाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनेगा फिर से ये अगले 5 साल के लिए रहेगा, 2019 तक के लिए, ना कि बाकी सालों के लिए। मतलब कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2017 तक ही हो रहा है। तो इस तरह होता है प्रेसिडेंट के चुनाव में। अगला है कि दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने में लगाए जाते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां जाकर आप बिना किसी बुक के अपनी तैयारी को कर पाएंगे। वहां आप लाइन बाय लाइन, वीडियो के रूप में, PDF के रूप में और क्वेश्चन के रूप में हर फॉर्मेट में आपको सारा मटेरियल मिलता है। यह है सुनिकाल। अगला है कि चौथी सत्ता किसे कहा जाता है। चौथा स्तंभ के नाम से आपने सुना होगा। अगर आपने चौथी सत्ता ना सुना हो तो चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को। दुर्भाग्य है कि कुछ समय से 10-20 सालों से प्रेस पे ज्यादा अंगुली उठ रही है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है।
ये दिया जाता है सीजीआई के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और ये अपना रिजाइन किसको देंगे? इनको त्याग पत्र तो मुख्य न्यायाधीश दिला दिए, लेकिन ये अगर इस्तीफा देना चाहें तो किसको लिखेंगे लेटर? ये लिखेंगे हमेशा वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देना चाहे तो ये लिखेगा हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट को। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो आप देख रहे हैं, जो कि भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है, तो यहाँ पे पावर दिया जाता है राज्य को, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। अगला है कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो वो अयोग्य ठहराया जाएगा? कोई भी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो, मनोनीत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बिना परमिशन के 60 दिनों तक लगातार गायब रहते हैं तो उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। हालांकि ये कोई रूल नहीं है कि मतलब अगर वो 60 दिन तक गायब रहे तो 61वें दिन उनको अयोग्य ठहरा दिया जाए। ये पूरी तरह डिपेंड करेगा स्पीकर के माइंड पे। अगला है कि निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा नहीं है? ये है कहाँ पे आपको बताना है। तो इसके लिए सही उत्तर है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पांडिचेरी को, जिसको आजकल पुदुचेरी कहा जाता है, और दिल्ली को या फिर गोवा को, तो हर जगह विधानसभा है। अगला है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? लोकसभा के लिए रखी गई है 25 साल। तो चलिए कमेंट करके बताइए राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? मिनिमम एज राज्यसभा के लिए कितना होना जरूरी है? अगला है संसद के दोनों अधिवेशनों का समयांतर कितने से अधिक नहीं हो सकता? मतलब कि संसद में जो अधिवेशन होते हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर ही हो जाने चाहिए, मतलब उनके बीच कितना का गैप, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये होता है 6 महीने। अगला है कि केरल का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में। जैसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का, यूपी का कहां पर है, तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है यह है प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। उसी तरह चलिए कमेंट करके बताइए एमपी का हाई कोर्ट कहां पे है? ये भी राजधानी में नहीं है, कमेंट करके बताइए कहां पर है। अगला है कि हेमावती निम्न की सहायक नदी है, किसकी? तो यह है कावेरी की। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में चंद्रमा क्या है? बेहद सिंपल क्वेश्चन ये है। उपग्रह ग्रह वो होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं या फिर किसी भी तारा का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह उनको कहते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? कमेंट करके बताइए हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है। अगर आपको विकल्प चाहिए तो केवल 2 विकल्प है हमारे पास, पहला है बृहस्पति और दूसरा है शनि। कमेंट करके बताइए, अगर आपका करंट अफेयर सही होगा तभी आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। अगला है कि मानसून का कारण क्या है? तो हवाओं के मौसमी उत्क्रमण के कारण नहीं होता है, पृथ्वी के चक्कर के कारण तो बिल्कुल नहीं होता है, ये होता है बादलों की गति के कारण। अगला है कि सुएज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह है लाल सागर और भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? थोड़ा जल्दी जल्दी अपना उत्तर कमेंट करके दीजिए, इस वीडियो को हम जल्दी खत्म करेंगे, हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो यह है लगभग 71%। अगला है कि देश का सबसे अधिक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कंडाला, चेन्नई और विशाखापट्टनम। सबसे प्राचीन है चेन्नई। अगला है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। यह है 43 किलोमीटर। अगला है कि सबसे लवणीय सागर कौन है? आपके विकल्प है मृत सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या फिर अरब सागर। तो यह है मृत सागर। अगला है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला और दूसरा युद्ध बेहद महत्वपूर्ण है, कई क्वेश्चन यहां से बनते हैं। यह हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। अगर तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें से मोहम्मद गोरी जीत जाता है, जो कि मोहम्मद गोरी के जीत में जयचंद का एक बड़ा रोल था, जिसको मोहम्मद गोरी ने भी 1194 में हरा दिया।
जिसको चंदावर का युद्ध कहते हैं, चंदावर का युद्ध। अगला है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो यह है 8 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री तक, बाकी मिनट था। अगला है कि राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? आपके ऑप्शन है सतलज, यमुना, घाघरा और रावी। तो यह है सतलज। अगला क्वेश्चन है कि मेत्तूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? जो मेट्टूर बांध है किस नदी पर अवस्थित है, यह आपको बताना है। जितना जल्दी हो सके आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। यह है कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। अगला है कि डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है? डोगरी ये बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में। अगला है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बल निम्न में से किस पर था? जैसे पंचवर्षीय योजना मतलब कि 5 सालों के लिए एक एस्टिमेट बनाया जाता था। तो अभी अभी अगर आप देखेंगे 12 से 17 तक तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ पूछा गया है 7वीं के बारे में, ये था उत्पादकता, काम और खाद पर। अगला है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम क्या था? जब इसका फोकस काम पे था तो एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम था JRY। अगला है कि भारत की कुल सिंचित भूमि का कितने % भाग नहरों द्वारा सिंचित है? तो नहरों द्वारा भारत में सिंचाई होती है 36% भाग का, बाकी नलकूप है। अगला है कि वर्तमान में भारत में बीज उत्पादक चक्र कितनी अवस्थाओं में बटा हुआ है? तो यह है 3। अगला क्वेश्चन की निगम कर यानी कि कारपोरेशन टैक्स लगाया जाता है, आपको बताना है कि किन पर? कारपोरेशन टैक्स हमेशा लगता है कंपनियों के लाभ पे। अगला क्वेश्चन की सीमा शुल्क है, किस तरह का कर है सीमा शुल्क? तो सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? बेहद सिंपल क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। यह है संगणक। तो कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? मतलब कि ये इतिहास से क्वेश्चन हो सकता है। इनमें से वो कौन व्यक्ति है जो कि हिंदी और फारसी दोनों को जानता था? जानता था ही नहीं, विद्वान भी था। विद्वान उसको कहते हैं जो किसी भी भाषा में या फिर किसी भी क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखता हो। तो ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। अगला है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? पटाभी सीतारमैया, NN बनर्जी, BD सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक। तो अगला क्वेश्चन है कि जन गण मन इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू। देखिए जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गीत है और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में सबसे पहले यानी कि 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और ये मिला था इनको साहित्य के लिए, गीतांजलि की रचना पर। अगला है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो देखिए इसको हम जानते हैं सूरत स्प्लिट के नाम से, स्प्लिट के नाम से, मतलब कि सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। ये हुआ था 1907 में, हुआ था कहाँ पे? सूरत में। कहाँ पे फिर ये लोग जुड़ गए? तो ये लोग जुड़े 1916 में लखनऊ में। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा, लखनऊ में जुड़ गए, 1907 में अलग हो गए। इससे पहले 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। अगला है कि वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं वैनसांग मतलब कि हर्षवर्धन। वैनसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे भारत आया था। अगला है कि भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध में स्थापित हो गई? मतलब कि जब अंग्रेज 1613 में यहाँ पे अपनी पहली कंपनी लगाए, ये 1600 में आ चुके थे लेकिन 1613 में जब इन्होंने पहली कंपनी लगाई तो ये लोग केवल एक व्यापारी थे। इनका काम था जो इंग्लैंड का सामान था उसको यहाँ पे बेचना। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ये युद्ध जीतते गए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज यहाँ पे राजा बन के उभरे। ये था प्लासी का युद्ध। अगला है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था?
अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो यहीं से शुरू किया जाता है मध्यकालीन इतिहास को। और ये गुलाम वंश की संस्थापना हुई थी 1206 में, और ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये रहा 1206 से लेकर के 1210 तक। इसके बाद आया इल्तुतमिश, जो कि रहा 1210 से लेकर के 1236 तक। इसके बाद रजिया सुल्तान, जो कि पहली महिला सुल्तान थी, तो ये रही 1236 से लेकर के 1240 तक। अगर आप देखेंगे गुलाम वंश को तो इसको मामुलिक वंश भी कहा जाता है। अगला है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। डलहौजी ने जो अवध है इसको अंग्रेजों में मिला लिया था, तो इसको मिलाने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई, तो ये नीति थी कुप्रशासन के द्वारा। देखिए कई तरह की नियम बनाई गई थी, जैसे कि अगर राजा का खुद का कोई बेटा नहीं है तो उस राज्य को ले लिया जाएगा, या फिर वहां पे अच्छे से प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो फिर ले लिया जाएगा। अगर वो राजा अंग्रेजों को टैक्स नहीं दे रहा है तो फिर उसे ले लिया जाएगा। इस तरह की कई नीतियां थी और उसमें किसी न किसी कारण अनेक प्रांतों को अंग्रेजों में मिलाया जा रहा था। तो जो अवध को मिलाया गया, ये मिलाया गया था कुप्रशासन के कारण। अगला है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। खजुराहो में जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये किसके द्वारा बनाया गया। ऑप्शन है परमार, सातवाहन, राष्ट्रकूट या फिर चंदेल। तो ये है चंदेल, चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था कंदरिया महादेव का मंदिर। अगला है कि 1857 की क्रांति का प्रथम कारण क्या था। 1857 में जो क्रांति हुई इसका मतलब हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अहम रोल है। भले ही ये क्रांति फेल हुई बाद में जाकर के, लेकिन इससे हमें बहुत फायदा मिला। तो यहाँ पे इसका मेन कारण था, शुरुआती कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। हमने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश कई तरह का रूल बना लिए थे। अगर आप टैक्स नहीं दे पाते हैं, आपका बेटा नहीं है या फिर अच्छा प्रशासन नहीं है, तो इस तरह करके अंग्रेजों ने अवध को, इसके अलावा कई और प्रांतों को जैसे कि झांसी को, सबको अपने में मिला लिया था। तो ये इसका प्रथम कारण था। हालांकि इसमें और भी कई कारण है जिसमें कि सैनिक असंतोष भी शामिल है। अगला है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक केस के सिलसिले में, तो उनसे मिलने वहां पे कौन गया था, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले और जवाहरलाल नेहरू। इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए और इसी दिन हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ ये भी पूछा जाता है, कहां शुरू हुआ ये भी पूछा जाता है। तो देखिए कहां शुरू किया गया, अगर ये पूछा जाए तो ये शुरू किया गया बंबई। बंबई में एक अगस्त मैदान भी है। 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई। गांधी जी ने इसी में कहा था करो या मरो। तो ये मुंबई में शुरू हुआ 1942 में 9 अगस्त को। अगला है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ये सबको पता है, लेकिन उसका काम क्या था, उसका एम क्या था। हालांकि साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है पुलिस लाठीचार्ज में। तो यहाँ पे साइमन कमीशन के भारत आने के मुख्य रूप से 2 कारण थे, लेकिन अगर आप इन विकल्पों पे गौर करेंगे तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने हेतु। अगर आपको आसान भाषा में बताएं तो देखिए 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म और 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये 2 रिफॉर्म लगाए गए थे यहाँ पे। इन्हीं को रीड करने के लिए, मतलब इनको पढ़ने के लिए कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पे इस रूल को लगाया है तो उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या इसको लंबे समय तक रखना ठीक है नहीं है। तो इसी को पढ़ने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत तो आया, लेकिन इसका विरोध क्यों हुआ, तो विरोध होने का बस एक ही कारण था कि इसमें कोई भी इंडियन व्यक्ति नहीं था। तो जब साइमन कमीशन भारत आया और अपनी रिपोर्ट लगाया तो उसने जो 1919 में रूल लगाया गया था इसको हटा दिया और कई तरह के और भी सुधार करने को कहा, जो कि 1935 में जिनको जोड़ लिया गया। अगला है कि किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। कहने का मतलब है कि कहाँ पे सबसे अधिक सड़कें हैं, तो यह है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई और जिसको हम आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है, मुंबई है। अगला है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त। तो ये देखिए ये पूछा गया है कि किस शासक ने पहली बार जीता,
तो ये जीता गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि मौर्य वंश का राजा था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया था 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा, जो कि एक अंग्रेजी रिटायर अधिकारी था। हालांकि कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इसे जानबूझ करके कांग्रेस को बनवाया। अब क्या था ये तो इतिहासकार ही अच्छे से बता पाएंगे। कहा जाता है कि अंग्रेज इसे इसलिए बनाए क्योंकि अंग्रेजों को ये था कि लोगों में विरोध ना हो, लोग हमसे शिकायत करें और हम उनको शिकायत दूर करने का आश्वासन देंगे। शुरुआती के 20 साल यानी कि 1905 तक यही हुआ, लेकिन बंगाल विभाजन ने एक तरह से लोगों में आग फैला दिया और तब से कांग्रेस अंग्रेजों से मुखर हो गई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से आपके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी इनको बोला जाता है। अगला है कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, बताइए कि यह कब खत्म हुआ। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में, तो इसके बाद अंग्रेजों का विरोध करने के लिए ये 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। इसमें यह था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, उनका असहयोग करेंगे, और इसको बंद कर दिया गया 1922 में। 1922 में बंद करने के पीछे कारण ये था कि चौरा चौरी एक जगह है जो कि गोरखपुर में है, वहां पर 22 पुलिसकर्मियों को एक थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। इनकी मृत्यु से आहत होकर, क्योंकि ये जो 22 कर्मी थे ये इंडियन थे, ये काम करते थे, मतलब कि ये नौकरी कर रहे थे अंग्रेजों के लिए, तो इन लोगों की मृत्यु से आहत होकर गांधी जी ने इसको खत्म कर दिया सहयोग आंदोलन को 1922 में। अगला है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कई कारण है। वहां पे एक कानून आया था जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है, रॉलेट एक्ट, जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा। काला कानून से ये मतलब था कि इसके खिलाफ ना तो अपील कर सकते हैं, ना तो दलील दे सकते हैं, ना तो कोई वकील कर सकते हैं। अगर पुलिस चाहे तो किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जज के सामने पेश किए हुए जेल में रख सकती थी। तो आज के समय में आप देखेंगे कि जब भी कोई पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर, जिसमें छुट्टी का दिन भी, रविवार का दिन भी शामिल होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो जमानत दे दे, चाहे तो आगे बढ़ा दे केस को, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। रॉलेट एक्ट में कहा गया था ना अपील, ना दलील, ना वकील। तो इस समय आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, लोग इसी काला कानून का विरोध करने के लिए उस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी, जहां पे लगभग 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। तो आपको बताना है कि उस समय वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 का जो एक्ट आया, इसको हम मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। चैम्सफोर्ड तो आपने देख लिया, भारत के गवर्नर जनरल थे। मॉन्टेगू कौन थे, तो मॉन्टेगू मंत्री थे भारत के लिए ब्रिटेन की संसद में। अगला है कि शिवाजी की राजधानी कहां पर थी। शिवाजी की, क्या रायगढ़, सतारा, पुरंदर या फिर तंजौर। तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने कहानियां जरूर पढ़ी होंगी, 5-6 में कहानी भी है। तो आपको बताना है कि इनका संप्रदाय कौन था, तो इनका संप्रदाय था वैष्णव। अगला है कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया। देखिए, यहाँ पे बौद्ध सभा का कहा जाता है, तो बौद्ध सभा के जो पहला इसका आयोजन हुआ 383 में हुआ, दूसरा 251 में हुआ, ये 483 में हुआ, तीसरा इस तरह होता है, और पहला पहली शताब्दी में पूछा गया है, दूसरा जो कि कहा गया था काला अशोक के द्वारा। अगला है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था। जैसे कि जब बाबर भारत आया तो लगातार उसने 4 युद्ध जीते, पानीपत, खानवा, चंदेरी, और इस तरह 4 युद्ध जीता 1526, 27, 28 और 29 में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो इसमें आपको कारण बताना था, तो ये था तोपखाना, क्योंकि बाबर अपने साथ तोप लेके आया था और तोप में बारूद का यूज होता था। उससे पहले जो भारतीय राजा थे वो बारूद देखे तो थे, लेकिन उसको तोप में लगा के कैसे यूज करना है ये भारतीय राजा को नहीं पता था, और बाबर अपने साथ तोप लेके आया, और यही कारण था कि लगातार इसने 4 युद्ध जीते। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता यानी कि स्पीकर बने। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, सीधे सीधे आपको यही बता देना है। तो इनका नाम है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर।
इनका अगर फुल फॉर्म आप जानना चाहें तो इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना तो ऐप पे जाइए, ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर जाना चाहिए कितने महीने के अंदर? तो देखिए, अगर आप बात करेंगे राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति के लिए टाइम पीरियड फिक्स की गई है। राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है इसे 6 महीने के अंदर भर देना जरूरी होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है। हालांकि इनको भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी ये खाली रहे और खाली रहने पर तुरंत चुनाव करा के इसे भर लिया गया है। अगला है कि संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन कितने समय तक रह सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है कोई भी आपातकाल, लेकिन अगर संसद चाहे तो इसे एक साल बढ़ा सकती है। कितने बार? 3 बार। 3 बार एक साल बढ़ा सकती है पार्लियामेंट। अगला है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? पहला चुनाव 1951 में शुरू हुआ, 1952 में खत्म हुआ, लंबा चला था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। उस समय एक ही व्यक्ति चुनाव आयुक्त हुआ करता था। हालांकि अगर हम आज की बात देखें यानी कि 2020 की, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति होते हैं जिसमें एक हेड होता है और 2 लोग उनके नीचे काम करते हैं। इनका नाम था सुकुमार सेन। अगला है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? मतलब कोई भी कानून है या किसी पर कानून बनाना है तो कौन है जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी परामर्श मांग सकता है? परामर्श मतलब कि राय। तो ये मांगने का अधिकार है केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हालांकि एक चीज और जानिए कि सुप्रीम कोर्ट राय तो दे देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको माने। ये राष्ट्रपति की मर्जी पर आधारित है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बेहद आसान क्वेश्चन। ये किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो क्या एक प्रशासनिक प्राधिकरण है? नहीं। परामर्शदात्री समिति है? नहीं। सलाहकार निकाय है? नहीं। इसका अपना एक ये समिति है जो कि खंड स्तर पे काम करती है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? अगर हटाना चाहे तो किसको पावर है? लोकसभा को पावर नहीं है, संसद को पावर है, मुख्य न्यायाधीश को पावर नहीं है, प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल पावर नहीं है। यानी कि अगर संसद चाहे तो इन्हें हटा सकती है। अब संसद कहने का क्या मतलब है? क्योंकि संसद में तो लोकसभा, राज्यसभा और खुद प्रेसिडेंट होते हैं। अगर प्रेसिडेंट को हटाना होगा तो इसके लिए लोकसभा या फिर राज्यसभा में एक बिल लानी होती है, जिस पर अगर वो लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 लोगों के, राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 लोगों के सिग्नेचर होना जरूरी है। इस सिग्नेचर को आने के बाद जो स्पीकर होंगे उस सभा के उसको जांच कराएंगे और अगर सही पाए जाने पर विशेष बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अगर दोनों सदनों में अलग अलग ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद मुक्त मान लिया जाता है। अगला है कि निर्वाचक सभा के चेयरमैन कौन थे? निर्वाचक सभा के चेयरमैन कौन थे ये आपको बताना है। तो इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, केवल 2 दिन रहे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। दोनों लोगों में एक चीज कॉमन है कि दोनों लोग बिहार से थे। अगला है कि ब्राजील किस महाद्वीप में आता है? जैसे अगर बात करेंगे इंडिया की तो इंडिया एशिया में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। तो ब्राजील किस महाद्वीप में आता है ये आपको बताना है। ये आता है दक्षिण अमेरिका में। चलिए कमेंट करके बताइए कितने महाद्वीप हैं? कुल कितने महाद्वीप हैं? आपके ऑप्शन है 7, 5, 4 और 3। कितने महाद्वीप हैं कमेंट करके बताइएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? मतलब ऐसी गैस होती है जो कि आंख में लगे तो आंसू निकलने लगते हैं। ये पुलिस के द्वारा, आर्मी के द्वारा यूज की जाती है पब्लिक पे। तो इसमें होता क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड है। अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताया करिए। इसका रासायनिक नाम है क्लोरो एसीटिफिटनोन। अगला है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है लगभग 12,756 किलोमीटर। अगला है कि लाफिंग गैस की खोज किसने की थी? लाफिंग गैस मतलब ऐसी गैस कि अगर इंसान सूंघ ले तो हंसने लगता है, ज्यादा मात्रा में सूंघ ले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है हंसते हंसते। तो ये है प्रिस्टले के द्वारा खोजा गया था। अगला है कि इनमें से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मतलब इनमें कौन है
जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। यह है उलर झील। चलिए ये बताइए उलर झील कहाँ पर है, कमेंट करके बताइएगा। उलर झील कहाँ पर है, कमेंट करके बताइएगा। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है इनमें से? तो यह है दामोदर वैली परियोजना। अगला है कि वायरलेस संचार को संभव बनाने वाला वायुमंडलीय परत कौन है? मतलब कि 5 वायुमंडलीय परत होते हैं, इसमें कौन सा ऐसा परत है जिसमें वायरलेस का काम होता है? यह है आयनोस्फीयर। 2 सेकंड इसके अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए अगर आपको आता है तो। कचारी जनजाति है कहाँ पे? हर प्रदेश में अलग अलग जनजातियां हैं, तो जो कचारी जनजाति है कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ये पाई जाती है असम में। असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ पे एक नदी है ब्रह्मपुत्र, जिसको सबसे चौड़ी नदी के रूप में जाना जाता है, और ये सबसे बड़ी नदी पर एक टापू भी बनाती है, सादिया। अगला है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? जैसे आकाशगंगा है जो हमारी, वो कैसी दिखती है ये आपको बता देना है। स्पाइरल, मतलब कि दुग्धाकार, मतलब कि दूध जैसे दिखती है, स्पाइरल आकार की है। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सबसे कम समय में, केवल और केवल 88 दिन में। तो यह है बुध। कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को किसने दिया था? मतलब ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया ये आपको बताना है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य भी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, कितना टाइम लगता है उसको? आकाशगंगा की एक परिक्रमा करने में लगभग लगता है 50 करोड़ वर्ष। अगला है कि यह किसने सबसे पहले कहा था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने कहा था सबसे पहले? कहा गया था कोपरनिकस के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया? गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले बताया न्यूटन ने। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। यहाँ पे देखिए पूछा गया हरे प्रकाश के बारे में, तो ये करता है यूरेनस। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे आपको देखने पे लगता होगा कि टिमटिमा रहे हैं, मतलब कि लाइट कम या फिर ज्यादा हो रही है, तो इसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेबी का फुल फॉर्म बताइए, जो कि एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो भी बैंकिंग संस्थान है उनके लिए। तो आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? भारत की बात की जा रही है। जो 100 रुपए का नोट आता है इस पे किसका सिग्नेचर होता है? तो ये होता है आरबीआई गवर्नर का। 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है ये आप कमेंट करके बताइए। 1 रुपए के नोट पर ये आपको बताना है कमेंट करके। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता है। जैसे कि हम किसी भी बैंक में जाते हैं, खाता खुलवा लेते हैं, तो इसमें से कौन है जहां पर हम खाता नहीं खुलवा सकते हैं लेकिन वो बैंक है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का बैंक है, इसमें लेकिन खाता नहीं खुलता है। अर्थव्यवस्था पर घाटे की वित्त व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पे आपको 3 ही विकल्प मिलेगा। अगर अर्थव्यवस्था में घाटा हो रहा है तो वित्त व्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ेगा ये होगा कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।